हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 जिसमें आज हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। तो ये पेपर आपका जो है 21 जनवरी 2024 को पूछा गया था। तो ये आपका सोशल साइंस का पेपर है। तो हम लोग सीडीपी के टोटल 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। और हम लोग जो है पिछले जो 15 क्वेश्चन जो है हम लोग पिछले पार्ट में हम लोग देख चुके हैं। आज जो रेस्ट आर 15 क्वेश्चन बचा हुआ आज हम लोग इस पार्ट में हम लोग कवर कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका। लेव वागोत्स्की के अनुसार बच्चे डैश के साथ अंतःक्रिया करके अनुभव से लाभान्वित होते हैं। बहुत ही अच्छा है यहाँ पे कि लेव वागोत्स्की के अनुसार बताना है आपको कि बच्चे जो किसके साथ अंतःक्रिया करते हैं और उससे अनुभव से लाभान्वित होते हैं। तो बच्चे जो हमेशा अधिक जो जानकार लोग रहते हैं उसके साथ अंतःक्रिया करते हैं और उसके जो उनके द्वारा जो अनुभव जो शेयर किया जाता है उनसे बच्चे जो लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र के डैश है। तो समीप दूराभिमुख विकास क्षेत्र के क्या है, अंदर है। तो ऑप्शन नंबर 2 आप लोग टिक करेंगे तो 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब भी पूछा जाएगा कि लेव वागोत्स्की के अनुसार बच्चे जो किसके साथ अंतःक्रिया करते हैं तो BS किसके साथ यानी कि अधिक जानकार लोगों के साथ अंतःक्रिया करते हैं। उसके बाद है अपठन वैकल्य या डिसलेक्सिया। तो आप लोग डिसलेक्सिया के बारे में जानते ही होंगे। डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया एक जो है तंत्रिका या न्यूरोलॉजिकल संबंधित स्थिति होता है, विकार होता है जिसमें ध्वनियों को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने की क्षमता को प्रभावित करता है। तो बच्चे जब डिसलेक्सिया से ग्रसित होते हैं तो बच्चे जो किसी भी चीज़ को अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं। जो प्रतीक जो चिन्ह होता है जैसे कॉमा हो गया, पूर्ण विराम हो गया, इन सारे चीज़ों में अच्छे से अपना संबंध नहीं स्थापित कर पाते हैं। तो ये जो है परेशानियां बच्चे को होने लगते हैं। तो ये जो है तंत्रिका संबंधित स्थिति है जिसमें बच्चे को ध्वनियों को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने में क्या होता है, परेशानी होता है। उसके बाद है आपका निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सामाजिकरण प्रक्रिया का विशेषता आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 को देखिए, यह एक रेखिक प्रक्रिया, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। सामाजिकरण की प्रक्रिया रेखिक प्रक्रिया नहीं है। सामाजिकरण की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया, सामाजिकरण की प्रक्रिया एक बहुआयामी प्रक्रिया, सामाजिकरण की प्रक्रिया एक विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। सिर्फ ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा यानी कि BCD ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 को टिक करेंगे। तो सामाजिकरण एक जटिल प्रक्रिया है, बहुआयामी प्रक्रिया है, यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आगे है आपका अभिकथन में बोला जा रहा है एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। कारण देखिए क्या बोला जा रहा है। समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। देखिए सभी जो व्यक्तिगत मतभेद होता है उसको समाप्त करने का वकालत कभी भी समावेशन नहीं करता, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि सभी व्यक्तिगत मतभेद को वह समाप्त करने का वकालत करते हैं। इसीलिए आपका जो कारण गलत हो जाएगा। तो आपका अभिकथन सही है, कारण गलत है, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। तो समावेशी कक्षा का उदाहरण इनमें से कौन नहीं है आपको बताना है। चलिए ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं। ऑप्शन 1 में है कि प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना। देखिए फर्स्ट आपका जो वर्ड है प्रतिस्पर्धी, आपको बताया गया था कि जब भी आप प्रतिस्पर्धा जैसे शब्द आप लोगों को देखने के लिए मिले तो वह अपने आप में निगेटिव होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका नहीं में है, क्वेश्चन नहीं में है तो जवाब भी आपको नहीं में देना है। इसीलिए नहीं का भाई नहीं यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रतिस्पर्धा अपने आप में एक निगेटिव टैग वर्ड है, इसीलिए आपका नहीं में पूछा गया तो नहीं का जवाब नहीं में ऑप्शन नंबर 1 ही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अभिकथन में बोला जा रहा है क्या, एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देनी चाहिए और बच्चे जैसे जैसे अधिक से अधिक कर सकता है शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे स्कैफोल्डिंग की बात
मतलब कि बताई जा रही है। जब बच्चे किसी कार्य को करने में असक्षम होते हैं तो एक शिक्षक का फर्ज बनता है, दायित्व बनता है कि उस बच्चे को जो है हिंस दे, थोड़ा इशारा दे के, संकेत दे के बच्चे को जो मदद करे। और फिर जब वही बच्चे धीरे धीरे अपने काम को करने लगते हैं तो शिक्षक को अपने मदद में जो है कमी कर देना चाहिए। तो ये बात सही है। उसके बाद कारण देखिए, बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता। ये बात भी बिल्कुल सही है। बुद्धि को जो है कभी भी बुद्धि लब्धि के द्वारा सटीक मतलब कि हम लोग जो है सटीक रूप से उसे नहीं माप सकते। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे जो है ये कारण जो आपका जो अभिकथन का व्याख्या नहीं कर रहा, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं करता, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर। उसके बाद आगे है आपका क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र जो है अत्यधिक विचलित है, उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्रों को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी। तो जब शिक्षिका कक्षा में कुछ पढ़ाते हैं तो वो देखती है कि एक बच्चा जो है काफ़ी ज़्यादा विचलित है, उसका कंसंट्रेशन पावर बहुत ही मतलब कि कम है, उसका एकाग्रता नहीं है, बच्चे को बैठने की जो है कैपेसिटी नहीं है। जब बच्चे बैठते हैं पढ़ाया जाता है तो इधर उधर देखने लगते हैं, उसका ध्यान एक जगह नहीं रहता। तो उस बच्चे को जो है निम्नलिखित में से किस रणनीति के द्वारा जो है उसे जो है मतलब कि ध्यान उसका जो है केंद्रित करेंगे, आपको बताना है। फर्स्ट है माता पिता को बुलाकर छात्र के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करना। देखिए बच्चे जब किसी प्रकार की जब विद्यालय में गलती करे तो क्या डायरेक्ट उसके माता पिता को बुला लेना चाहिए? बिल्कुल कभी इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। उसके माता पिता को बुला के विद्यालय में उसके खिलाफ जो है किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, एक बात गलत है। छात्र को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य देना चाहिए, ये भी बात गलत हो जाएगा। अब बच्चे का ध्यान ही अच्छा नहीं है, मतलब कि कंसंट्रेशन पावर है ही नहीं, तो एक ही काम को बार बार करने के लिए देंगे, ये भी गलत बात है। छात्र को सख्ती से अपना अवधान अवधि को बढ़ाने के लिए कहेंगे, और छात्र जब वह उसका कंसंट्रेशन पावर है ही नहीं, ध्यान वह एकाग्रता कर पाता ही नहीं है, तो उसको क्या मतलब कि कठोर रूप से उसको बोलेंगे कि नहीं तुमको जो है ध्यान मतलब कि एक जगह मतलब कि लगाना है, इस तरह का बातें उसको बोलेंगे? कभी नहीं। उसके बाद देखिए लास्ट देखिए, स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देंगे। तो इसके लिए जो है स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्रों को क्या देंगे? टाइमर देना। ये जो है उसको जो है ज़्यादा जो है मतलब कि ध्यान को केंद्रित करेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अभिकथन में बोला जा रहा है, वास्तविक जीवन की समस्या और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों की अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। तो आपको बताना है कि इनमें जो है कौन सही है कौन गलत है। तो यहाँ पे जो है आपका दोनों सही है, लेकिन आपका जो सही व्याख्या नहीं करता, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं करता, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 को आप लोग टिक करेंगे। उसके बाद आगे आपका रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है, क्योंकि आपको बताना है वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं, ये बात आपका सही हो जाएगा। वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, ये भी सही हो जाएगा। वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ये गलत हो जाएगा। अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं ऐसा नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं, ये आपका सही हो जाएगा। तो ABD ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ABD को आप लोग टिक करेंगे। उसके बाद देखिए आगे आपका मूल्यांकन में कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है। तो बताना कि निम्नलिखित में कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका अधिगम मुख्य रूप से निष्क्रिय प्रक्रिया है। देखिए ये तो पहले ही गलत हो गया। कैसे गलत हो गया? यहाँ पे निष्क्रिय वर्ड है, निष्क्रिय वर्ड अपने आप में क्या होता है? निगेटिव होता है, तो इसीलिए आपका गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन को देखेंगे, शिक्षकों के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करने चाहिए। उसके बाद आगे देखते हैं, अधिगम तब होता जब छात्रों को शिक्षकों से सही उत्तर की प्रतिपुष्टि मिलती है।
छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सबसे सटीक सबसे पॉजिटिव आपका ऑप्शन नंबर 4 है। छात्र क्या करते हैं, अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से, मतलब पर्यावरण के साथ जुड़ के अंतःक्रिया करके अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। ये एक संरचनावादी अधिगम सिद्धांत होता है। संरचनावादी अधिगम सिद्धांत में क्या करते हैं कि बच्चे जो है सक्रिय रूप से जो है पर्यावरण से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, और उससे जुड़ के बच्चे क्या करते हैं, ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 को आप लोग टिक करेंगे। उसके बाद देखिए, कोहेलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है। तो आप लोगों को पता है कि कोहेलबर्ग जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, उनमें से जो कैरोल जो गिलगन जो है वह काफ़ी ज़्यादा इसका आलोचक रहे थे। तो ये जो आलोचना का केंद्रीय तर्क आपको बताना है कि क्या है। तो आलोचना का तर्क क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम लोग का ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 नारीवादी दृष्टिकोण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण, ये जो है आलोचना का मेन जो है सेंटर रहा था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे है, सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। तो सुजाता क्या है आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे सुजाता जो एक नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है कि उसे जो नगद जो है प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब वह नगद या पुरस्कार पाने के लिए वह किसी चीज़ को मतलब कि कर रही है, किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट हो रही है, भाग ले रही है, तो यह निश्चित रूप से वह जो बाहरी रूप से प्रेरित है। यदि वह आंतरिक रूप से प्रेरित रहती तो वह जो है किसी भी अवार्ड के लिए, किसी भी रुपया के लिए वह जो है ज़्यादा उत्सुकता नहीं रहती। तो इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बाहरी रूप से प्रेरित, यानी कि कोई उसको बोल दिया कि तुम यदि जीत जाओगे तो तुमको पैसा मिलेगा, ये मतलब कि अच्छे नंबर लाओगे, 1 नंबर लाओगे तो इतना रुपया मिलेगा, तो इसलिए वह जो है उत्सुकता से भाग ले रही है। ये बाहरी रूप से प्रेरित होना होता है। वही यदि आंतरिक रूप से प्रेरित होता तो वह आंतरिक रूप से प्रेरित बच्चे किस में होते हैं, जब बच्चे को किसी भी चीज़ का किसी भी काम करने में जब अपने मतलब कि अपने अनुसार उसे काफ़ी ज़्यादा आनंद लगता है कि नहीं मुझे जो ये काम करना चाहिए, काम करने से ही हमें फ़ायदा है और अपने लक्ष्य को प्राप्ति कर पाएंगे, वह होता है आंतरिक अभिप्रेरणा। तो इसीलिए यहाँ आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने की आवश्यक है। तो निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। भूलना, क्षय होना, ध्यान देना, पुनर्प्राप्ति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ आपका जो है अवधान, जिसे हम लोग जो है ध्यान देना बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका, कोहेलबर्ग के नैतिक विकास के किस अवस्था में बच्चे का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है। तो कोहेलबर्ग का नैतिक विकास के किस अवस्था में बच्चे जो है तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता आपको बताना है। तो ये आपका जो है पारंपरिक नैतिकता आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 को आप लोग जो है टिक करेंगे। उसके बाद है कि एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। तो किस प्रकार वह जो है विकास की दृढ़ता को प्रभावित कर सकता है आपको बताना है। तो एक प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। ऑप्शन 1 को देखिए, विशेष छात्रों से बहुत कम उम्मीद रखना, सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षाएं रखना, छात्रों में स्वायत्तता और पहल को दंडित करना, छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना। ये आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक विद्यालय मतलब कि जो 1 to 5 भी बोल सकते हैं, जब छोटे बच्चे होते हैं तो उसमें जब पुरस्कार मतलब कि बच्चे को जब दिया जाता है तो वहाँ पे पुरस्कार देना कोई निगेटिव बात नहीं होता, वहाँ पे आपको थोड़ा सा पॉजिटिव मानना पड़ेगा। पॉजिटिव किस लिए मानना पड़ेगा कि वहाँ पे जो है शिक्षक जो छात्रों की स्वायत्तता और पहल को प्रोत्साहित
और पुरस्कृत जो करते हैं वहाँ पे शैक्षिक आत्म अवधारणा के विकास में सकारात्मक योगदान मिलता है। बच्चे को जो आगे पढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा आनंद आता है, हम जो फर्स्ट कर लिए हमको अवार्ड मिल गया, या हमको जो फर्स्ट करेंगे अवार्ड मिलेगा, तो वहाँ पे जो है थोड़ा पॉजिटिव हो जाता है। तो वहाँ पे आत्म संप्रत्यय के विकास की दृढ़ता से प्रभावित करता है क्या, पहल को जो है पुरस्कृत करना। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से टोटल हम लोग जो है 30 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। तो हम लोग का जो है CDP क्लियर हो चुका है 21 जनवरी का, जो सोशल साइंस वाला पेपर है। और पिछले वाले सेट प्रैक्टिस यदि आप लोग नहीं देखे तो उसे भी आप लोग जरूर देखें, और वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।